मूवी स्टार्ट होती है और हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर को अपने एक खास आदमी के साथ देखते हैं, जहां वो वॉर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा होता है। हिटलर कहता है कि इस बार जर्मन सेना अपना पूरा जोर लगा देगी और अपने दुश्मन देशों को हरा के उन पर जल्द ही कब्जा कर लेगी। डिस्कशन करते करते सीन शिफ्ट होता है और हम हिटलर को बर्लिन में एक जगह जमीन पे पड़ा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास एक बॉल आकर गिरती है और वो उठकर देखता है कि उसके पास ही कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वो उनसे मेन रोड की तरफ जाने का रास्ता पूछकर वहां से जाने लगता है। तभी हम फैबियन नाम के एक रिपोर्टर को उसी एरिया में रिपोर्टिंग करते हुए देखते हैं और इस दौरान कैमरा पीछे हिटलर को भी रिकॉर्ड कर लेता है। हिटलर अपनी आर्मी कैप पहनकर चलते चलते मेन स्ट्रीट पर पहुंचता है, जहां वो एक पहिए वाली बाइक को देखकर हैरान हो जाता है। लोग उसे देखकर उसके साथ फोटोज खिंचवाने लगते हैं और उसे लोगों का ऐसा बिहेवियर देखकर थोड़ा अजीब लगता है। साथ ही वो पहली बार अपने आसपास मॉडर्न कार्स देखता है, जिन्हें देखकर उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। अपने आसपास इतनी भीड़ और लोगों के शोर को देखकर वो इरिटेट होकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक औरत फोन पे बात करते हुए दिखती है। वो उसके पास जाकर काफी रूड तरीके से उससे आज की डेट पूछता है। इससे वो औरत थोड़ा घबरा कर उस पे पेपर स्प्रे कर देती है, जिससे उसकी आंखें जलने लगती है और उसे धुंधला दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद वो लड़खड़ाता हुआ एक न्यूज़पेपर की दुकान पर पहुंचता है और एक पेपर उठाकर देखता है जिसपे 3 अक्टूबर 2014 लिखा हुआ था। ये देखकर वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। दूसरी ओर हम फैबियन को उसके मैनेजर क्रिस्टोफ के पास देखते हैं, जो कि उसके काम से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता। फैबियन उसे एक आखिरी मौका देने को कहता है, लेकिन मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे धक्के मार के काम से निकाल देता है। वहीं हिटलर होश में आकर सबसे पहले शॉप ओनर से डेट पूछता है। वो उसे बताता है कि ये साल 2014 चल रहा है और ये सुनकर हिटलर एकदम शॉक हो जाता है। दरअसल उसे लग रहा था कि उसे किसी दुश्मन देश द्वारा किडनैप कर लिया गया है। जिसके बाद वो शॉप ओनर को जान से मारने की धमकी देते हुए कहता है कि तुम जो भी हो मुझे छोड़ दो, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। शॉप ओनर उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और उसे खाने के लिए एक प्रोटीन बार देता है। हिटलर उसे खोलकर सूंघने लगता है और उससे पूछता है कि कहीं तुम मुझे मारना तो नहीं चाहते। शॉप ओनर स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। साथ ही वो हिटलर से पूछता है कि क्या यहाँ पास में कोई शूटिंग चल रही है। देखो, तुम्हारी एक्टिंग का तो नहीं पता, लेकिन तुम दिखने में हूबहू हिटलर की तरह लग रहे हो। इसके बाद हिटलर एक न्यूज़पेपर उठाता है, जिसे पढ़कर उसे पता चल जाता है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत नहीं पाया था। उसका पूरी दुनिया को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। दूसरी ओर हम फैबियन को काफी उदास देखते हैं कि तभी उसकी माँ आकर उसे शांत करती है और उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तभी वो अपनी लास्ट शूट की हुई वीडियो को देखने लगता है और अचानक उसे उस वीडियो में एक जगह हिटलर दिख जाता है। उसे देखकर फैबियन डिसाइड करता है कि कल वो सारा काम छोड़कर हिटलर जैसे दिखने वाले इस आदमी को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये आदमी उसके बहुत काम आ सकता है। वहीं शॉप ओनर हिटलर को न्यूज़पेपर छोड़ के कुछ काम करने को कहता है। हिटलर जैसे ही बाहर आता है तो शॉप ओनर कहता है कि सबसे पहले तुम अपने कपड़े धोकर आओ, तुम्हारे कपड़ों से बहुत बदबू आ रही है। इसके बाद हम हिटलर को एक लॉन्ड्री में देखते हैं, जहाँ वो अपने कपड़े साफ करने के लिए देता है। वो उनसे पहनने के लिए कुछ कपड़े मांगता है, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए बस एक ही यूनिफॉर्म थी। अगले सीन में हम हिटलर को जीन्स और टी शर्ट पहने देखते हैं। जैसे ही वो न्यूज़पेपर की दुकान पे वापस पहुंचता है तो वहाँ फैबियन उसका वेट कर रहा था। फैबियन उसे ऑफर देता है कि मैं तुम्हें जर्मनी घुमाऊंगा और साथ ही तुम्हारा शूट भी करूंगा। हिटलर को उसका ये आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद फैबियन अपनी माँ से कुछ पैसे और कार लेकर हिटलर के साथ अपनी जर्नी शुरू करता है। रात को ये दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ हिटलर पहली बार टीवी देखकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो फैबियन को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर एक अच्छा खासा लेक्चर भी देता है। इसके बाद वो कई जगह जाते हैं, जहाँ हिटलर नए नए लोगों से मिलकर मॉडर्न जर्मनी के हालात का जायजा लेता है। लोगों से मिलकर उसे पता चलता है कि ज्यादातर लोग मौजूदा सरकार से खुश नहीं हैं। साथ ही वो उन लोगों के अंदर गुस्सा महसूस करता है, क्योंकि जर्मनी के लोग इस बात से खुश नहीं थे कि दूसरे देशों के लोग आकर इनके देश में रह रहे हैं। ये देखकर हिटलर को 30s की याद आ जाती है, जब हिटलर पहली बार पावर में आया था। तभी लोगों के अंदर इसी तरह का गुस्सा था, लेकिन फर्क बस इतना है कि अब ये लोग सरकार के डर से कुछ बोल नहीं पाते। लोग खुल के हिटलर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, जिससे हिटलर को इस जर्नी को कंटिन्यू करने का एक नया मोटिव मिलता है। ड्राइव करते हुए फैबियन उससे पूछता है कि तुम्हारी मूछें ऐसी क्यों हैं। हिटलर उसे जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल ये मूछें मेरी गर्लफ्रेंड्स को बहुत पसंद थी, इसलिए मैं इन्हें इसी तरह काटता हूँ। थोड़ी देर बाद ये दोनों एक फार्म पे पहुंचते हैं, जहाँ एक डॉग हिटलर को बाइट कर लेता है, जिससे वो गुस्से में पिस्टल निकाल कर उसे शूट कर देता है और वो डॉग वहीं मारा जाता है। फैबियन उस पर गुस्सा करता है और उसकी गन लेकर उससे कहता है कि तुम इस तरह किसी को भी गोली नहीं मार सकते, हम लोग खतरे में आ सकते हैं। ट्रैवल करते करते फैबियन के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वो हिटलर से पूछता है कि क्या तुम्हें गाना या नाचना आता है। हिटलर कहता है, नहीं, मुझे ये सब तो नहीं आता, लेकिन मैं ड्राइंग कर सकता हूँ।
जिसके बाद वो लोगों के स्केच बनाना शुरू करता है और हिटलर जैसे दिखने वाले एक आदमी से स्केच बनवाकर लोग काफी खुश होते हैं और वो उसे डबल पैसे देकर जा रहे थे। इसके बाद ये लोग काफी पैसे जोड़कर वापस बर्लिन आ जाते हैं, जहाँ फेबियन अपने मैनेजर क्रिस्टोफ को हिटलर के साथ शूट की हुई वीडियो दिखाता है जिसे उसने इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था और उस पर काफी व्यूज भी आए होते हैं। ये देखकर क्रिस्टोफ खुश हो जाता है और फेबियन से कहता है कि अभी तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगा। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में हिटलर डायरेक्टर के रूम में चला जाता है। अंदर जाकर वो डायरेक्टर जिसका नाम बेलिनी होता है उससे जर्मनी को सेव करने में उसकी हेल्प करने को कहता है। हिटलर वहाँ अपनी बातों से बेलिनी को इम्प्रेस कर लेता है, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहकर उसके लिए एक नया शो प्रिपेयर करने को कहती है जिसमें हिटलर का डुप्लीकेट जर्मनी के लोगों के सामने मॉडर्न पॉलिटिक्स के ऊपर अपने व्यूज रखेगा। वहीं फेबियन क्रिस्टोफ को उसे दोबारा जॉब पे रखने को कहता है, साथ ही वो उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो हिटलर को यहाँ से ले जाएगा। इसके बाद फेबियन को दोबारा जॉब पे रख लिया जाता है। थोड़े टाइम के बाद हिटलर को स्टूडियो में उसका खुद का ऑफिस दिया जाता है। क्रिस्टोफ अपनी एक असिस्टेंट क्रोमेर से कहकर उसे कंप्यूटर सिखाने को कहता है। वहाँ हिटलर इतने एडवांस कंप्यूटर को देखकर काफी इंप्रेस होता है, जिसके बाद क्रोमेर उसका एक ईमेल अकाउंट बनाकर देती है। वहीं क्रिस्टोफ डिसाइड करता है कि वो हिटलर से एक लाइव कॉमेडी शो में परफॉर्म करवाएगा। वो चाहता था कि हिटलर शो में आकर कुछ रेसिस्ट कमेंट पास करे और ज्यूज लोगों का मजाक उड़ाए। दरअसल क्रिस्टोफ अपनी डायरेक्टर बेलिनी को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो इस तरह की कंट्रोवर्सी करके बेलिनी को हटाकर खुद डायरेक्टर बनना चाह रहा था। शो स्टार्ट होता है और होस्ट द्वारा हिटलर को स्टेज पे बुलाया जाता है, जहां लोग उसे इस तरह देखकर एकदम शांत हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हें देखने में हिटलर ही लग रहा होता है। इसके बाद वो स्पीच देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ आने से पहले एक फालतू स्क्रिप्ट दी गई थी जिसमें मुझे ज्यूज लोगों का मजाक उड़ाना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद वो कहता है कि टीवी एक ग्रेट इन्वेंशन है, लेकिन इन लोगों को इसका सही से यूज तक करना नहीं आता। मैं जानता हूँ कि जर्मनी के लोग इस टाइम गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जर्मनी जल्द ही कोलैप्स हो जाएगा। मैं इस लाइव टीवी शो में तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस लड़ाई में जर्मनी के लोगों का साथ दूंगा। उसकी बातें सुनकर सभी लोग इम्प्रेस होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। इस एपिसोड के बाद हिटलर की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे बेलिनी हिटलर को अब से हर शो में लेने की बात करती है। क्रिस्टोफ इससे खुश नहीं होता क्योंकि उसका बना बनाया प्लान चौपट हो चुका था। जिसके बाद हम हिटलर को कई और टीवी शोज में भी देखते हैं जहाँ वो जर्मनी और यहाँ के लोगों को फिर से ग्रेट बनाने की बात करता है। अब हिटलर कई पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों से मिल रहा था और उनसे मिलकर वो जर्मनी के फ्यूचर को लेकर अपने व्यू शेयर करता, जिससे हर कोई उसका दीवाना हो रहा था। एक दिन हिटलर फेबियन के साथ एनपीडी के हेडक्वार्टर जाता है, जहां वो पार्टी चेयरमैन से मुलाकात करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी पार्टी बस लोगों का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रही है। अगर जल्द ही जर्मनी के अंदर चल रहे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया गया तो तुम्हें लोगों को इसका जवाब देना होगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पुलिस के साथ स्टूडियो में आकर बेलिनी को वार्न करते हुए कहता है कि तुम्हारे शोज में स्टेट के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ जाएगा। बेलिनी पूछती है तो हमें क्या करना होगा। वहीं पीछे से क्रिस्टोफ कहता है कि अच्छा होगा कि हम हिटलर के सारे शोज कैंसिल कर दें। ऑफिसर कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम शोज जारी रखो लेकिन थोड़ा ध्यान से। इनके जाने के बाद क्रिस्टोफ को हिटलर के अगेंस्ट एक कंप्लेंट की कॉपी मिलती है जिसमें एक आदमी ने हिटलर द्वारा उसके डॉग को शूट करने की बात कही होती है। ये पढ़कर क्रिस्टोफ खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास बेलिनी को रास्ते से हटाने का ये शानदार मौका था। जिसके बाद एक लाइव शो के दौरान लोगों को वो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें हिटलर उस छोटे से पपी को शूट कर रहा होता है। ये देखकर हिटलर बौखला जाता है और गुस्से में शो के होस्ट को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने इसे बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें भी इसी तरह शूट कर दूंगा। ये स्टूडियो जंग का मैदान बन जाएगा। पहले वो क्लिप और अब उसकी ये बातें सुनकर लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इस इंटरव्यू के बाद बेलिनी को हटाकर क्रिस्टोफ को न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद हिटलर फेबियन के साथ उसके घर में रहने लगता है, जहाँ वो एक बुक लिखता है जिसमें उसने लिखा था कि वो किस तरह जर्मनी को फिर से एक ग्रेट नेशन बनाना चाहता है। बुक रिलीज होते ही उसकी सारी कॉपीज बिक जाती हैं और लोग उसके आइडियाज को पसंद कर रहे होते हैं। 3 महीने के बाद स्टूडियो में क्रिस्टोफ अपनी सभी एम्प्लॉइज की एक मीटिंग बुलाता है जहां कंपनी में हो रहे लॉस के बारे में डिस्कशन करी जाती है। दरअसल हिटलर को बैन करने के बाद इनके सभी शोज की टीआरपी लगातार नीचे गिर रही होती है। इससे क्रिस्टोफ काफी परेशान चल रहा था क्योंकि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसे डायरेक्टर की पोजीशन से हटाया जा सकता है। तभी उसका एक एम्प्लॉय हिटलर को शो में वापस लेने की बात करता है और क्रिस्टोफ उसकी बात मान जाता है। अगले दिन क्रिस्टोफ फेबियन से मिलकर उसे हिटलर के साथ एक मूवी शूट करने को कहता है, जिसके बदले वो उसे $1 मिलियन देने को भी तैयार हो जाता है। फेबियन मान जाता है और एक दिन वो हिटलर को क्रोमेर के घर पर रिहर्सल करने लेकर आता है। उसे देखकर उसकी दादी, जो कि एक ज्यूस थी, वो उसे देखकर डर जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। उसका ये बिहेवियर देखकर हिटलर गुस्से में ज्यूस लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है और उसकी ऐसी बातें सुनकर फेबियन काफी डिसअपॉइंट होता है।
वहीं सेट पे शूटिंग के दौरान फैबिन हिटलर से पूछता है कि वो इस टाइमलाइन में कैसे आया। हिटलर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि यहाँ आने से पहले का उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद रात को हिटलर जब अकेले ही घर जा रहा होता है तो कुछ लोग आकर उसे जर्मनी के साथ जो भी गलत हुआ उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। साथ ही वो उसे एक जोरदार पंच मार के भाग जाते हैं। हिटलर को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में बलिनी को देखता है जो कि उसका हालचाल पूछने आई हुई थी। दूसरी ओर फैबिन ये जानना चाहता था कि आखिर हिटलर यहाँ आया कैसे, इसलिए वो दोबारा उस वीडियो को देखता है जिसमें फर्स्ट टाइम उसने हिटलर को देखा था और ध्यान से देखने पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो एकदम शॉक हो जाता है। और अब वो जान चुका था कि आदमी को डुप्लीकेट नहीं बल्कि असली हिटलर है और उसका दोबारा यहाँ आने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। अगली सीन में हम फैबिन को उसी लोकेशन पर देखते हैं जहां उसने हिटलर को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था और असल में ये वही जगह थी जहां वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर अपने बंकर में रहता था। इससे फैबिन का शक और पुख्ता हो जाता है, जिसके बाद वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल जाता है जहां उसे हिटलर नहीं दिखता। बेलिनी उसे बताती है कि वो कुछ ही देर पहले शूटिंग के लिए यहाँ से निकल चुका है। फैबिन उसे बताता है कि वो कोई डुप्लीकेट नहीं बल्कि असली हिटलर है और वो हमें बर्बाद कर देगा, लेकिन उसकी इस बात पर बेलिनी को यकीन नहीं होता। इसके बाद वो थोड़ा पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अगली सीन में हम फैबिन को एक सेट पे देखते हैं जहां वो उस पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ, मैं तुम्हें लोगों को और बेवकूफ बनाने नहीं दूंगा। हिटलर कहता है कि मैंने कभी लोगों से अपनी सच्चाई नहीं छुपाई, मैंने तब भी जर्मनी के लोगों का बदला लेने के लिए हथियार उठाए थे, मैं उनका सम्मान उन्हें वापस दिलाना चाहता था, तब मैं कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इस बार अपने अधूरे काम को जरूर पूरा करूंगा। जिसके बाद वो हिटलर को बिल्डिंग के टॉप पे लेकर जाता है और कहता है कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से जर्मनी के लोगों ने कितना कुछ झेला है। हिटलर कहता है कि मैंने जो भी किया अपने लोगों की भलाई के लिए किया, उन्होंने मुझे इलेक्ट करके अपना लीडर बनाया था और लोगों ने मुझे चुना क्योंकि वो भी अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहते थे। इसके बाद फैबिन उसे गोली मार देता है और वो धीरे धीरे बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद अचानक फैबिन को हिटलर की आवाज सुनाई देती है और वो कह रहा होता है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन जर्मन लोगों की सोच में हमेशा मौजूद रहूंगा। जैसे ही फैबिन पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ हिटलर दिखाई देता है। तभी बेलिनी स्टूडियो में कट कहती है और वहाँ खड़े सभी लोग इतनी बढ़िया एक्टिंग के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये मूवी का शूट चल रहा था जहाँ फैबिन का रोल कोई रैंडम एक्टर कर रहा होता है। और तभी हम फैबिन को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ क्रोमेर उसे मिलने आई हुई थी। दरअसल जब वो उस दिन हिटलर को मारने के लिए आया था तो उसे पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया जहां वो अपनी पूरी लाइफ बिताने वाला था। इसके बाद हम बलिनी और हिटलर को एक जगह ऑटोग्राफ देते हुए देखते हैं क्योंकि हिटलर पे जो मूवी बनाई गई थी वो लोगों को काफी पसंद आई होती है। लोग हिटलर को फिर से चाहने लगे थे। कट टू सीन हिटलर पे शिफ्ट होता है जो कि अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था और लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।